चल लाइक वाइक कीजिए महाराज, एकदम आप लोग जो है। चलिए, तो एकदम धांसू प्रश्न है और हम इस लगभग मेरे पास 40 से 50 प्रश्न होंगे और 40 से 45 मिनट में इसको निपटा देंगे हम। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए जहाँ जहाँ आपको लगे हम सुधार और करेंगे अपना। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, चलिए पहला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी अनंत काल। तो बताइए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखिए राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष और प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। और राज्यसभा जो है हमारा ऊपरी सदन है ना, ऊपरी सदन है और राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता, कभी विघटित नहीं होता, विघटित नहीं होता ये। अच्छा, अगला है कि जो राज्यसभा में कुल जो है वो 245 सीटें अभी हैं, इसमें 233 जो है वो चुने हुए हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये जो राज्यसभा है हमारा। अच्छा, राज्यसभा और लोकसभा है ना। देखिए जो राज्यसभा है, राज्यसभा प्लस लोकसभा और प्लस राष्ट्रपति के साथ मिलकर बनता है हमारा संसद। ठीक है, संसद। तो ये चीज। अगला प्रश्न है कि भारत में संसदीय सरकार किस नाम से जाना जाता है। भारत में संसदीय सरकार जो है वो किस नाम से जाना जाता है। ए उत्तरदायी सरकार, बी संघीय सरकार, सी राष्ट्रपति सरकार और डी मोदी सरकार। तो बताइए कि भारत में जो सरकार, संसदीय सरकार है वो किस नाम से जाना जाता है। देखिए भारत में जो संसदीय सरकार है एक उत्तरदायी सरकार है, उत्तरदायी सरकार है। भारतीय संसदीय सरकार जो है वो उत्तरदायी सरकार है। इसको हम कैबिनेट सरकार भी कहते हैं, इसको हम जिम्मेदार सरकार भी कहते हैं। और भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। वायुमंडल में जो प्रकाश स्कैटरिंग करता है इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन एक है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन के कारण, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन के कारण और ऑप्शन डी है धूलकण के कारण। तो बताइए कि जो ये है वायुमंडल में जो प्रकाश है उसका विसरण का कारण क्या है। तो देखिए प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। ठीक है, धूलकण है, क्योंकि प्रकाश जब धूलकण में पड़ता है तो उससे स्कैटर हो जाता है, उससे मुड़ जाता है। अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन को रोकने का कौन सा उपाय है, यानी कि मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है। मृदा अपरदन जो है, अपरदन का मतलब होता है इरोजन, मृदा जो है कट करके बह गया, मृदा कहीं किसी और भी कारण से बह जा रहा है तो उसको रोकने के क्या उपाय हैं। ऑप्शन एक है अतिचारण, यानी कि अगर हम अधिक मात्रा में पशु को चराएं। ऑप्शन बी है वनस्पति उन्मूलन, यानी कि वनस्पतियों को काट दें, काट के हटा दें। ऑप्शन सी है वनों को काट देना, वनों को काट कर। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए मृदा अपरदन का जो रोकने का उपाय इसमें से कोई नहीं है। यानी कि मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, पेड़ लगा करके, बांध बना करके, या फिर जो पशु जो है उसको न चरा करके। तो ऐसे कुछ कारण जिसके कारण मृदा अपरदन को रोका जा सकता है और इनमें से कोई भी कारण ऐसा नहीं जिससे मृदा अपरदन, बाकी जितने भी कारण हैं इसमें वो सारे मृदा के कटाव के कारण है, मृदा इरोजन के कारण है, यानी कि मृदा अपरदन को बढ़ाने वाले कारक है ये। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेढ़ी मेढ़ी देशांतर रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सा टेढ़ी मेढ़ी देशांतर रेखा है। देखिए पृथ्वी की 2 रेखाएं, पृथ्वी पर जो है इसको क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान को लोकेट करने के लिए वैज्ञानिकों ने 2 प्रकार की रेखाएं खींची है, एक अक्षांश रेखा और दूसरा देशांतर रेखा। तो प्रश्न कहता है कि कौन सी जो रेखा है वो टेढ़ी मेढ़ी देशांतर रेखा है, यानी कि जो दोनों ध्रुवों को मिलाती है वो कौन सी ऐसी रेखा है जो टेढ़ी मेढ़ी है। तो ऑप्शन में है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ऑप्शन है 180 डिग्री देशांतर रेखा और ऑप्शन है 86 डिग्री देशांतर रेखा और ऑप्शन है
50 डिग्री देशांतर रेखा, देखिए जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो तो सीधा एकदम बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन है, जो ग्रीन बीच से होकर गुजरता है और अटलांटिक ओशन से होकर के गुजरता है। अटलांटिक ओशन में ही जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है और जो ग्रेट सर्कल यानी कि अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, दोनों का मिलन भी है। लेकिन टेढ़ी मेढ़ी रेखा की बात हम करते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, जो प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है, प्रशांत महासागर से होकर के गुजरता है। और वो जो है एस की आकृति का है, इस प्रकार से इसका, अच्छा इसकी आकृति, एस की आकृति आखिर में क्यों है, ऐसी आकृति टेढ़ी मेढ़ी होने का कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारे जो द्वीप समूह हैं जो प्रशांत महासागर में हैं, अगर हम एक ही लाइन में ड्रॉ कर देंगे तो एक ही द्वीप के जो है कई टाइम हो जाएंगे, इसीलिए इनको टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है। अच्छा एक बात और बता दूं कि 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ठीक है, वो पूर्वी देशांतर भी और पश्चिमी देशांतर भी दोनों के लिए काउंट होता है 180 डिग्री देशांतर रेखाएं। क्लियर। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल है, खरीफ फसल कौन है? देखिए अब खरीफ फसल हम लोग जो है, जो क्वेश्चन प्रश्न आता है तो हम लोग पढ़ते हैं 3 प्रकार के खरीफ फसल, कौन कौन, सॉरी 3 प्रकार के फसल, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। खरीफ फसल का मतलब है कि जिसको हम अप्रैल और जून में बोते हैं, अप्रैल और जून में बोते हैं, सितंबर अक्टूबर यानी कि अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं, तो वो हो गया खरीफ। तो खरीफ में आता है कौन कौन सा? तो देखिए अब ऑप्शन है चना, गेहूं, गन्ना और धान। तो धान जो है वो खरीफ फसल है, ठीक है, धान जो है वो खरीफ फसल है। और बाकी 3 जो है वो है हमारे रबी फसल। जायद फसल में जितने भी फल सब्जी वगैरह होते हैं वो जायद फसल में आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। ऑप्शन कौन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थल रुद्ध देश है? ऑप्शन है भूटान, ऑप्शन है मंगोलिया, ऑप्शन है पोलैंड और ऑप्शन है आपका भारत, और ई ऑप्शन है एक से अधिक। तो देखिए स्थल रुद्ध का मतलब क्या है? स्थल रुद्ध का मतलब है कि वैसा देश, ध्यान दीजिएगा कि वैसा देश, ठीक, वैसा देश जिसकी सीमा, ठीक है, जिसकी सीमा न किसी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता हो और ना ही किसी महासागर से लगता हो, तो उसको हम कहते हैं स्थल रुद्ध देश। तो भूटान एक स्थल रुद्ध देश है, मंगोलिया भी स्थल रुद्ध देश। देखिए भूटान जो है चीन और भारत के बीच में बफर जोन का काम करता है, मंगोलिया भी रूस और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यू कैन से कि रूस और चीन के बीच में बफर जोन का काम करता है। पोलैंड भी जो है बफर जोन में है। और भारत जो है एक स्थल रुद्ध देश नहीं है, क्योंकि भारत की सीमा कई देशों से लगती है, ठीक, तो इसमें भारत हो जाएगा। अच्छा अगला प्रश्न है कि नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित होती है किसमें? नए राज्यों के गठन, नए राज्यों के गठन हम लोग अगर संविधान अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 जो है नए राज्यों के गठन, यानी कि अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। उसके बाद जो भी जितने भी है कि भारत का जो संसद है वो भारत के कई राज्यों, किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, उसको सीमा बदल सकता है और उस किसी भी राज्य को अपने अंदर मिला सकता है, किसी भी राज्य को मिला करके एक राज्य बना सकता है। जैसे 2020 में दमन और दीव और दादर नागर हवेली को मिला करके एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, एक केंद्र बना दिया गया। तो बताइए कि नए राज्यों का गठन की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन 1 है संसद में, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद में और ऑप्शन डी है राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इसका सही आंसर है संसद में, कि नए राज्य का गठन जो है संसद ही कर सकता है। हम लोगों ने 2020 में देखा और 2019 में देखा कि जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था जिसको तोड़ करके 2 केंद्र शासित राज्य बना दिए, लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर, ठीक। अब अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में लाल मिट्टी पाई जाती है, भारत में लाल मिट्टी पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है भाई? ये है ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी है गुजरात, सी उत्तराखंड और डी महाराष्ट्र में। तो भारत में लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए आंध्र प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है, गुजरात में काली मिट्टी और बलुई मिट्टी, उत्तराखंड में पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी पाई जाती है। और आंध्र प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है, उड़ीसा में लाल मिट्टी पाई जाती है ना।
ओडिशा में लाल मिट्टी, आंध्र प्रदेश में लाल मिट्टी, कर्नाटक, तमिलनाडु में, केरला में और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में, यानी कि पूर्वी और उत्तर के राज्यों में, यानी कि जितने भी सेवन सिस्टर हैं तो उसमें भी कुछ राज्यों में जैसे मेघालय वगैरह में, असम वगैरह में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके अधिकता का कारण होता है, जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि और इसमें से असत्य कथन कौन है। प्रश्न है, ऑप्शन है कि सबसे अधिक गति एस तरंग में होती है। भूकंप जब आता है तो भूकंप आने के बाद आपको 3 प्रकार के तरंगें देखने को मिलती है, एस, पी और एल। तो इसमें से अब ऑप्शन है कि सबसे अधिक गति एस तरंगों में होती है, ऑप्शन बी है सबसे कम गति एल तरंगों में होती है, और ऑप्शन सी है अधिक विनाशकारी पी तरंगें होती है, और ऑप्शन डी है कि ठोस द्रव गैस में पी तरंगें चलती है। तो प्रश्न इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। फिर से मैं एक बार पढ़ दूं। ऑप्शन ए कहता है कि सबसे अधिक गति एस तरंगों में होती है। देखिए आपको मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं कि मान लीजिए पृथ्वी है और एक केंद्र है, यहाँ पे भूकंप आता है, तो भूकंप के बाद जो तरंगें निकलती है उसमें से एस, पी और एल निकलती है ना, जिसमें सबसे अधिक गति जो होती है वो पी तरंगों की होती है। लगभग इसकी गति 7 से लेकर के 13 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो पी तरंगों की गति सबसे अधिक होती है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है कि सबसे कम गति एल तरंगों की होती है, सबसे कम गति एल तरंगों की होती है, तो बिल्कुल सही है। इसकी गति 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के बीच में होता है। अच्छा, सी कहता है कि अधिक विनाशकारी पी तरंगे होता है। नहीं, पी तरंगे नहीं, एल तरंगे अधिक विनाशकारी होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। डी कहता है कि ठोस द्रव और गैस तीनों में पी तरंगे चलती है, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि ठोस जो पी तरंगे हैं इसकी गति अधिक होती है और सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचता, पृथ्वी के ऊपरी परत पर पहुंचता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ठोस द्रव और गैस में पी तरंगे चलती है, तो आपका डी भी सही है और आपका बी भी सही है। तो आंसर एफ हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग में, तो एफ हो जाएगा, एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इल्बर्ट बील विवाद का संबंध किससे है। इल्बर्ट बील विवाद का संबंध किससे है। देखिए इल्बर्ट बील विवाद का संबंध किससे, इतिहास का काफ़ी फेमस प्रश्न है कि इल्बर्ट बील विवाद का संबंध किससे है। देखिए इल्बर्ट बील विवाद का संबंध किससे, ऑप्शन है अखबार से, ऑप्शन बी है कानूनी सुनवाई से, ऑप्शन सी है व्यापार से, ऑप्शन डी है युद्ध से। तो इल्बर्ट बील विवाद जो है ये 1883 की घटना है, जब भारत का गवर्नर जो है वो लॉर्ड रिपन हुआ करता था। और इसमें जो है सही आंसर है कानूनी सुनवाई से। इसमें इल्बर्ट बिल में कहा गया था कि कोई भी भारतीय जज, कोई भी यूरोपीय जो अधिकारी है, अगर वो कोई ऐसा घृणित काम करता है जिससे उस पर कोई कानूनी कार्रवाई होती है, उसका विवाद वो सुन सकता है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जितने भी अंग्रेज थे वो इसका विरोध करने लगे और अंत में बिल पास नहीं हुआ। तो इल्बर्ट बिल विवाद कानूनी सुनवाई से संबंधित है। अगला प्रश्न कहता है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए जरा। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है मौलाना आज़ाद। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो देखिए सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 1929 ईस्वी में लाहौर में जाकर के जो है कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष पद के लिए इनको चुना गया था, और 1929 में ही अपनी अध्यक्षता में ही इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इन्होंने जो है पूर्ण स्वराज की मांग की थी किन्होंने, तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अच्छा, अब जिस दिन जो है मांग की थी, उसी दिन जो है रावी नदी के तट पे तिरंगा फहराया गया था, ठीक है। वही आगे जो है आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी के रूप में, ये ऐसे तो 31 जून की बात है, 31 जून 1929 की बात है ये। अच्छा, 1928 में याद है, हाँ 1928 में जो है एक बात है कि 1928 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो 1928 में थे मोतीलाल नेहरू, है ना।
मोतीलाल नेहरू, आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि हाँ 1928 में मोतीलाल नेहरू थे। देखिए कांग्रेस का जो ये हुआ है, जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ है 1885 में, उस समय WC बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी, 1886 में दादा भाई नौरोजी और 1887 में जो है पहले मुस्लिम, है ना, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं कौन, तो इनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और 1888 में बने हैं प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है जॉर्ज यूल, है ना। और 89 में बने हैं ब्रिटिश अधिकारी, उसका नाम है विलियम बेडरवर्न, ठीक है। आप देखेंगे कि उसके बाद आप देखिएगा जो याद करने लायक है, ठीक है, तो वो उसको देखेंगे कि आप आ जाइए सीधे 1912 में हुआ था कहाँ, तो पटना के बांकेपुर, है ना, बांकेपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी शायद आर एन मधोलकर। उसके बाद आप देखिएगा कि 1915 में प्रथम महिला एनी बेसेंट। उसके बाद आइए तो 1922 में गया में चितरंजन दास, ठीक। अच्छा 1916 भी याद होगा, है ना, 1916 में यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन, इसका किए कौन, मजूमदार तो थे, मजूमदार साहब। और 1922 समझ गए, 1922 में जो हुआ था गया में हुआ था, चितरंजन दास ने किया था। और 1924 में बेलगांव में कौन, बेलगांव में गांधी जी, ठीक है। 1925 में कौन, 1925 में किए थे जो है ये, इनका नाम है, एक और महिला अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, उनका नाम था, देखिए दिमाग से निकल गया वो किया था। उसके बाद उन्होंने किया था 1928 में, याद रखिएगा 1928 में मोतीलाल नेहरू। और 1929 में याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 1930 में सरदार पटेल, देख लीजिएगा बस, हाँ सरदार पटेल ने किया था। फिर 1938 बहुत पूछता है जो है यह हरिपुर अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस। और 1939 पूछता है, 39 में त्रिपुरी संकट, है ना, ये भी सुभाष चंद्र बोस। और फिर पूछते हैं 1940 मौलाना आज़ाद। और 1947 आज़ादी के समय JB कृपलानी, तो ये भी पूछते हैं वो। तो इतना सारा याद रखना, देखिए याद रखिएगा तो याद हो जाएगा आपसे, ठीक है। अगला प्रश्न में आइए कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अधिकारी कौन था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अधिकारी, प्रथम नहीं है, मुगल दरबार में आने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था, आई एम सॉरी फॉर दैट, ब्रिटिश अधिकारी कौन था। तो ऑप्शन है कैप्टन हॉकिंस, बी है जॉन सुरमैन, और सी है सर टॉमस रो, और डी है इनमें से अधिक। तो बताइए कि मुगल दरबार में कौन कौन से अधिकारी आए हैं, ब्रिटिश अधिकारी। तो देखिएगा आप यहाँ पे आपको दीजिएगा कि ये जो तीनों अधिकारी हैं ना, ये तीनों अधिकारी मुगल दरबार में आए हैं, ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले कौन आया है, सबसे पहले ऐसे देखिए, सबसे पहले कहा जाता है कि रॉयल फिंच आए थे, रॉयल फिंच, ये कई बार पूछा हुआ है। ये आया था 1585 में, बिल्कुल 1585 में आया था। उसके बाद आए थे कौन, तो उसके बाद आए हैं आपका जो है कैप्टन हॉकिंस, ये आए हैं 1608 में। उसके बाद आया है टॉमस रो 1615 में, और जॉन सुरमैन ये आया है 1717 में, ठीक है। तो अब देखिए कि जो कैप्टन हॉकिंस है वो आया है 1608 में। ये आया था जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के अकबर के नाम का, लेकिन अकबर जो है वो 1605 में ही मर गया था, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है, ये 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी, तो प्रश्न पूछता है कि जब ब्रिटिश कंपनी का गठन हुआ था 1600 में, उस समय भारत का शासक कौन था, तो उसमें भारत का शासक था अकबर। लेकिन जब ब्रिटिश कंपनी जो यहाँ भारत में आई, कैप्टन हॉकिंस जब आया उसका प्रतिनिधि बन के, उस समय भारत में शासक कौन था, तो उस समय जहांगीर था, उसका बेटा शासक था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि गुरु ग्रंथ साहिब में अन्य किन संतों की वाणी है शामिल है। देखिए गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं वो सिखों के बहुत पवित्र होली बुक माना जाता है, पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके जो लेखक हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब के जो लेखक हैं गुरु अर्जन देव। ये जो गुरु ग्रंथ साहिब के जो लेखक हैं वो हैं गुरु अर्जुन देव हैं, और इसको लिखा गया है गुरुमुखी लिपि में। इसको जो इन्होंने लिखा है उनका नाम है गुरु अर्जन देव, ठीक है। लिखा गया है गुरुमुखी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। और इस जो है गुरु ग्रंथ साहिब हैं, इनको अंतिम सिख गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है मेरे मरने के बाद ये गुरु ग्रंथ साहिब ही आगे सिखों के लिए मार्गदर्शक होंगे। तो इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, याद रखिएगा कि एक प्रश्न पूछता है कि सिखों के कौन से ऐसे गुरु हैं जिन्होंने पंच ककार की बात की है। पंच ककार का मतलब क्या हुआ? पांच का मतलब क्या है कि कच्छा, कड़ा, कृपान, केस और कंघा, है ना। पंच ककार, कच्छा, कड़ा, कृपान, केस और कंघा। इसकी बात किसने की है? तो इन्होंने ये करा है आपका गुरु गोविंद सिंह ने। अच्छा, खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने करी है। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो 1666 में और मृत्यु 1708 में हो गया था। 1607 में मृत्यु हुई है किसकी? औरंगजेब की। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे। उनको इसमें से 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को मुगल शासक ने चिनवा दिया था दीवार में। और ये घटना घटी है 26 नवंबर को। इसी दिन सरकार ने 2019 से ही सरकार, मोदी सरकार जो अभी करंट गवर्नमेंट में है, उन्होंने वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया है। तो इनके पुत्रों के शहादत दिवस पे वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में कौन शामिल नहीं है? अकबर के जो दरबार, अच्छा सॉरी, इसका तो हमने बताया नहीं। हाँ, ये तो हमने बताया नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में अन्य किन संतों की बानी है? तो याद रखिएगा इसमें सारे हैं, है ना। इसमें रैदास हैं, कबीर हैं, घन्ना है, सेना है, पीपा, मतलब सारे के इसमें शामिल है। तो एक से अधिक हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है अकबर के दरबार में नवरत्नों में कौन शामिल नहीं है? अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ कर। देखिए ये भी कई बार कंफ्यूजिंग है कि नवरत्न कहाँ कहाँ है, अष्टप्रधान कहाँ है, अष्टदिग्गज कहाँ है, ठीक है। तो नवरत्न जो है अकबर के दरबार में है, तो कौन कौन उसमें है? तो बीरबल हैं, मुल्ला दो प्याजा हैं, टोडरमल हैं, फैजी हैं, एक से अधिक हैं। तो याद रखिए अकबर के दरबार में ये चारों हैं नवरत्नों में, ठीक है। अकबर के दरबार में ये चारों हैं। देखिए बीरबल हो ही गया, मुल्ला दो प्याजा हो गए, टोडरमल हो गए, फैजी हो गए, है ना, तानसेन हो गए, जो है राजा टोडरमल हो ही गए, राजा मान सिंह हो गए, हाँ रहीम खाना हो गए, हकीम हुकाम हो गए, और मुल्ला दो प्याजा हो ही गए, अबुल फजल हो गए। तो इतने सारे अकबर के दरबार में नवरत्न है। अच्छा, एक नवरत्न और है, वो कहाँ है? तो वो है आपको विक्रमादित्य के दरबार में, जो गुप्त वंश का शासक है। तो गुप्त वंश के शासक के दरबार में भी नवरत्न है। उस समय ब्राह्मीर वगैरह हुआ करते थे, तो वो जो है नवरत्न है। अच्छा, अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज, याद रखिएगा एक प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज। अब यश प्रधान अष्ट दिग्गज कहाँ है? ठीक है, तो ये जो है याद रखेंगे कि जो अष्ट दिग्गज हैं, ठीक है, सॉरी, जो अष्ट प्रधान है ये शिवाजी के दरबार में है, और अष्ट जो दिग्गज हैं ये हैं जो है कृष्णदेव राय के दरबार में, ये विजयनगर में है, ठीक है। अच्छा, इसी कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज हैं उन्हीं में से एक विदूषक है जो बहुत बार पूछा गया है, उसका नाम है तेनाली रामा, ठीक है। तो ये अष्टदिग्गज में से हैं जो कृष्णदेव राय के दरबार में हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मुगल काल में पित्रादुरा शब्द किससे संबंधित है? मुगल काल में पित्रादुरा शब्द किससे संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन है भित्ति चित्रकारी से, ऑप्शन बी है पच्चीकारी से, ऑप्शन सी है मूर्ति कला से, और ऑप्शन डी है विशेष नृत्य से। पित्रादुरा भी कई बार पूछा हुआ है। देखो ये पित्रादुरा, एक पूछे हैं गोपुरम, एक पूछते हैं तोरण द्वार,
तोरण द्वार, ठीक है। तो याद रखिए पित्रादुरा जो है ना वो है आपका आंसर है आपको पच्चीकारी। आप कभी गौर से देखिएगा ताजमहल को, है ना, तो ताजमहल को गौर से देखिएगा ना तो नज़दीक से अगर देखेंगे तो उसके अंदर जो है ना कई जड़ाऊ काम किया हुआ होता है ना। मतलब आप जो है इस प्रकार से आप देखिएगा, ये जो है ताजमहल ऐसे बना हुआ है, तो इसके अंदर जो एक आपको मिलेगा मेहराब, इसको मेहराब बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेहराब जो है ना, मेहराब के अंदर ऐसे चित्रकारी किया हुआ है, इसमें तो चित्रकारी किया हुआ है, इसमें कई स्टोन लगे हुए हैं, कई पत्थर लगे हुए हैं, लाल नीले प्रकार के पत्थर इसमें लगे होते हैं, इसी को हम कहते हैं पित्रादुरा, ठीक है। अच्छा, एक गोपुरम क्या है वो आगे प्रश्न है इसमें, तो हम आगे उसको डील कर देंगे आपको। अगला प्रश्न कहता है कि किस सल्तनत कालीन शासक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी? किस सल्तनत कालीन शासक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी? ठीक है, ऑप्शन एक है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है अलादीन खिलजी, और ऑप्शन सी है अलादीन खिलजी, ऑप्शन डी है बहलोल लोदी। तो किस शासक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी? देखिए देवगिरी को राजधानी बनाने वाला उसका नाम है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल शासक भी कहते हैं। इसने कई ऐसे अभियान किए जिसके कारण जो है ये इसके बैंक खाते, मतलब इसका जो राज खजाना है वो खाली हो गया, ठीक है। तो इसने करा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इन्होंने दौलताबाद की ये देवगिरी है उसी को, उसका पहले नाम दौलताबाद था, ठीक है। तो ये देवगिरी उसका नाम आगे कर दिया गया। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न कहता है कि सल्तनत काल के किस शासक ने रक्त की शुद्धता पर बल दिया था? सल्तनत काल के किस शासक ने रक्त की शुद्धता पर बल दिया था? सल्तनत काल के किस शासक ने रक्त की शुद्धता पर बल दिया था? ऑप्शन है कि अलादीन खिलजी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है बलबन, और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए रक्त की शुद्धता पर बल देने वाला एकमात्र शासक है, ज़्यादा विशेष जो बल देता है वो है बलबन, ठीक है। बलबन ने अपने आप को अफरासियाबिया का वंशज भी नियुक्त किया था। बलबन ने अपने आप को अफरासियाबिया का वंशज नियुक्त किया था, ठीक है। और जो ये है बलबन ने तुर्के चहलगनी का भी विनाश किया है, और तुर्के चहलगनी का जो निर्माण है वो किया था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान, ठीक। अगला प्रश्न है कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी? चोल वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन एक है विजयाल चोल, ऑप्शन आदित्य प्रथम, और सी है प्रांतक चोल, और डी है राजेंद्र चोल। तो देखिए चोल वंश की स्थापना विजयाल चोल ने किया था, और चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक है उसका नाम है राजराजा चोल। राजराजा चोल जो है काफ़ी जो प्रतापी शासक है। और यहाँ पर आपको चोल कालीन जो मंदिर हैं, खास करके बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, गोंगकोंड चोलपुरम का मंदिर, ये जो है आपको काफ़ी फेमस मंदिर दिख जाएंगे। और चोल कालीन जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली का उदाहरण है, तो ये याद रखिए। अगला प्रश्न है कि गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम का संबंध किससे है? ऑप्शन है कि कृषि से, अस्त्र शस्त्र से, मंदिर से, और मस्जिद से। देखिए गोपुरम का संबंध मंदिर से है, गोपुरम का संबंध मंदिर से है। ये जो है मध्यकाल में अब देखेंगे कि जो मंदिर होते थे ना, जो मध्यकाल के मंदिर होते थे ना, वो प्रशासन का भी काम करते थे, तो और ये जो बाजार का भी काम, विस्तार का भी काम करते थे, ठीक है। तो मंदिर के इर्द गिर्द ही शिल्पियों का एक जमावड़ा होता था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे मंदिर का विकास होता गया, जिससे से आसपास के जो हाथे हैं वो भी बढ़ते चले गए, तो अब आसपास के हाथ इतने बढ़ गए कि ये एक नगर बन गया और मंदिर बीच में आ गया। तो मंदिर जो है ढक गया नगर से। तो नगरों में मंदिरों में जाने का कोई प्रवेश द्वार एक्चुअल होता नहीं था। तो उन्होंने, जो मंदिर प्रशासक था, उन्होंने क्या करा कि एक ऊंचा, बहुत ऊंचा प्रवेश द्वार बना दिया। तो उसी प्रवेश द्वार को हम बनाया तो सही, और उसको अलंकृत कर दिया, उसको जो है काफ़ी सजा भजा दिया। इसके कारण जो है वो दूर से दिखने लगा, तो उसी को हम कहते हैं गोपुरम। आगे बढ़िए, अब अगला है कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? मोहम्मद गोरी ने, ऑप्शन बी है महमूद गजनी ने, ऑप्शन सी है टीपू सुल्तान ने, और ऑप्शन डी है बख्तियार खिलजी ने। तो देखिए सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला एकमात्र आक्रमणकारी था, उसका नाम था महमूद गजनी। 1025 ईस्वी में वो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और जो है महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। मोहम्मद गोरी जो है वो 1192 में आया था, 91 में आया था। तो बख्तियार खिलजी जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय, और जो है क्या कह सकते हैं उदंतपुरी विश्वविद्यालय, और एक और भी है
जो यहाँ है क्या कह सकते हैं कि भागलपुर में है, इस सब का डिस्ट्रॉयर था, मतलब इसको विनाश करने वाला था यही बख्तियार खिलजी। तो आगे पढ़िए। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता किस महाजनपद से संबंधित हैं? जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, है ना, उनके जो पिता हैं वो किस जगह से हैं? तो ऑप्शन एक है कौशल, काशी, गांधार और शाक्य। देखिए शाक्य से तो हैं कौन? बौद्ध, बुद्धा भगवान। तो एक काशी से हैं, यानी कि वो बनारस के अश्वसेन के पुत्र हुआ करते थे। कौन? पार्श्वनाथ। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? ऑप्शन है स्वर्ण, ऑप्शन बी है गोधन, ऑप्शन बी है भवन, ऑप्शन डी है भूमि। तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप जो है वो है गोधन। जो गाय था ना वो संपत्ति का मुख्य रूप माना जाता था। आगे प्रश्न है कि ब्लैक होल की घटना का संबंध किससे संबंधित है? ब्लैक होल की घटना किस संबंधित है? ऑप्शन एक है अली वर्दी खान से, ऑप्शन बी है मुर्शिद कुली खान से, ऑप्शन सी है सिराजुद्दौला से और ऑप्शन डी है सरफराज खान से। तो ब्लैक होल की घटना जो है वो किससे? ब्लैक होल वो वाला ज्योग्राफी वाला ब्लैक होल नहीं है भाई, ये ब्लैक होल जो है वो है किससे? तो इसका संबंध है सिराजुद्दौला से। ठीक है, सिराजुद्दौला ने क्या करा था? तो करा था ये कि जो है ये 1756 में ही, 1756 में ही क्या किया कि 146 अंग्रेज को 18/14 के कमरे में बंद कर दिया और 24 घंटे के बाद जब सुबह खुली तो 23 अंग्रेज बचे। उसमें से एक बचा, उसका नाम था हॉलवेल। हॉलवेल इसी ने जो है ब्लैक होल की घटना का जिक्र किया है, क्योंकि उस समय के, जिस समय सिराजुद्दौला है, उस समय के जो इतिहासकार है उसका नाम है गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक लिखी है सियार उस मुस्तकरिन में ब्लैक होल जैसा कोई जिक्र नहीं किया है। यानी कि जो हॉलवेल है, ब्रिटिश अधिकारी है, उसका एक मनगढ़ंत घटना है ये। आपको क्या कहते हैं कि मतलब ब्लैक होल की घटना। आगे है कि द्वैध शासन के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। द्वैध शासन के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है कि दूसरे के साथ, नहीं ये ऑप्शन ही गलत है। दूसरा है कि नाम का नवाब, ऑप्शन सी है एक के पास शक्ति दूसरे के पास दायित्व, और ऑप्शन डी है दीवानी और फौजदारी शक्ति नवाब के पास। तो बताइए कि द्वैध शासन का संदर्भ किससे है? तो ये है सी से। ठीक है, कि शक्ति दूसरे के पास और दायित्व दूसरे के पास। अद्वैत शासन को पहली बार भारत में लागू करने वाला व्यक्ति कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। जब प्लासी युद्ध के बाद हारने के बाद जो हार गया था ये सिराजुद्दौला, उसके बाद जब ब्रिटिश यहाँ पे कलकत्ते को कब्जे में ले लिए, यानी कि बंगाल को कब्जे में ले लिया, उसके बाद द्वैत शासन लागू हुआ था। आगे पढ़िए कि आगे है कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बन पाता? किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बन पाता? ऑप्शन एक है कि प्रोमोशिन, ऑप्शन बी है हेमोफीलिया, ऑप्शन सी है निमोनिया और ऑप्शन डी है एड्स। तो ये आसान है, हेमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। ऑप्शन सी है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन एक है 8.6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 5.4, ऑप्शन डी है 5.7। तो समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? वो होता है 8 होता है। और 7 किसका होता है? जल का, जो नॉर्मल जल है, उदासीन जल है। और 7 जो भी नीचे है, जैसे आप नींबू हो गए, रक्त हो गए, इस सब का जो है ये होता है, दूध हो गए, आपका मूत्र हो गए, ये सब का जो पीएच मान होता है वो 7 से नीचे, यानी कि जो जिसका 7 से नीचे हो वो क्या है? अम्ल है, और ऊपर हो वो क्षार है। आगे है कि लाह उत्पन्न होता है। लाह, जो लाह का रंग गेरुआ रंग का होता है, तो लाह उत्पन्न होता है कैसे? इसका जो कौन सा कैसे उत्पन्न होता है? तो देखिए कि पेड़ के छाल से उत्पन्न होता है, बी है कीटों के मल से उत्पन्न होता है, सी है कि कीटों के शरीर के स्रवन से होता है, और ऑप्शन डी है इनमें से अधिक किससे होता है? देखिए इसका सही आंसर है कीटों के शरीर के स्रवन से होता है। लाह जो है ना, लाह उत्पन्न होता है वो उसके कीट पाले जाते हैं। तो बेर के वृक्ष पे उसको पाला जाता है, या फिर उसको कुसुम के वृक्ष पे पाला जाता है, या फिर उसको सेमिया लता के वृक्ष पे पाला जाता है। ठीक है, तो ये जो है लाह कीटों के शरीर के स्रवन से उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी है कि मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं? मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है
कि मेगोट कहते हैं, ऑप्शन बी है कैटरपिलर कहते हैं, ऑप्शन सी है टैडपोल कहते हैं, ऑप्शन डी है प्यूपा कहते हैं। तो मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टैडपोल। ठीक है। अच्छा, कैटरपिलर किसको कहते हैं? तो कैटरपिलर कहते हैं रेशम के कीट को, रेशम के जो लार्वा होते हैं उसको कहते हैं कैटरपिलर। अब प्यूपा किसको कहते हैं? प्यूपा जो छोटे मोटे जो कीट होते हैं ना, मधुमक्खी वगैरह को, उसको कहते हैं प्यूपा। आगे अगला प्रश्न है कि आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? यानी कि आर्द्रता बढ़ जाता है जब वायुमंडल में, तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आर्द्रता बढ़ने के कारण जो है ध्वनि का चाल बढ़ जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? निम्नलिखित में सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरे का, बर्फ का, पानी का, कांच का। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.4। आगे प्रश्न है कि वर्णांधता में रोगी को किस रंग की पहचान में दिक्कतें होती है? वर्णांधता में जो रोगी है उसको कौन सा रंग नहीं दिखता है ना? तो आप है ऑप्शन है कि लाल, लाल नीला, हरा लाल, नीला पीला और लाल पीला। तो इसका सही आंसर है लाल और नीला। इसमें उनको दिक्कतें होती है, खास करके जो ड्राइवर के वैकेंसी भरते हैं उसमें जो वर्णांधता है उसको देखा जाता है, सबसे पहले चेक करते हैं वो भी याद रखिए। अगला है कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? संपत्ति ऋग्वेद में किसको माना जाता था? स्वर्ण को, गोधन को, भवन को, भूमि को। देखिए, ऋग्वेदिक काल में जो है संपत्ति का मुख्य जो स्रोत है वो है गोधन, यानी कि गाय, और गाय से ही निकल के आया है ग्राम। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो है मौर्य समाज 7 वर्गों में विभाजित था, इसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? किसमें मिलता है? ऑप्शन ए है इंडिका में, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र में, ऑप्शन सी है अष्टाध्यायी में, ऑप्शन डी है ज्योग्राफी में। तो मौर्य समाज को 7 वर्गों में भी जो विभाजित किया गया है वो विभाजित किया गया है इंडिका में। इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। ठीक है, जो मौर्य काल के मौर्य शासक के दरबार में आया था। आगे देखिए कि उदंड मार्तंड के लेखक कौन है? उदंड मार्तंड एक पत्रिका है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है कि जाफर अली खान, ऑप्शन बी है बारिंदर कुमार घोष, ऑप्शन सी है जुगल किशोर और ऑप्शन डी है लाल लाजपत राय। तो उदंड मार्तंड के जो लेखक हैं वो हैं जुगल किशोर। ठीक है। आगे चलिए, अगला प्रश्न आता है कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? तो छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में? ऑप्शन ए है 18 में, ऑप्शन बी है 15 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। तो छुआछूत का अंत जो है वो अनुच्छेद 17 में है। 18 में उपाधियों का अंत है और 15 में जो है महिलाओं और बच्चों के लिए आरक्षण है, और ये है 20 जो है वो ये है, क्या कह सकते हैं कि 20 एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। 21 में क्या है? 21 जो है वो निजता का अधिकार यानी कि जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ 21 है, और 21 क्या है? शिक्षा का अधिकार है। ठीक। आगे कि निम्नलिखित में से दलित नेता कौन है? निम्नलिखित में से दलित नेता कौन है? अंबेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, पेरियार नायकर और इनमें से एक से अधिक। तो बताइएगा निम्नलिखित में से दलित नेता कौन है? देखिए, दलित नेता ये सभी हैं, ये सारे जो लोग हैं ना वो दलित नेता है, क्योंकि महात्मा गांधी हैं जिन्होंने दलित नेता का मतलब दलित होना नहीं है, दलित नेता का मतलब दलितों का प्रतिनिधित्व करना है। महात्मा गांधी ने जो है वो हरिजन संघ की स्थापना की थी, हरिजन नामक पत्रिका भी निकाला था। ठीक। तो आगे चलिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन एक है 1946, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1960 और 1970। तो संविधान सभा का गठन जो है अनुच्छेद 1946 में कैबिनेट मिशन के साथ हुआ था। आगे है पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? ऑप्शन एक है राजस्थान में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो पंचायती राज जो है वो सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था 2 अक्टूबर, याद रखिएगा, कभी दिन पूछ लेते हैं वो, तो 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को लागू किया था राजस्थान में। जवाहरलाल नेहरू ने नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर जिला में। ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी नियुक्ति हर 5 वर्षों के लिए की जाती है। तो याद रखिए कि राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, राज्यपाल करता है, वित्त मंत्री करता है। तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति है वो करता है राष्ट्रपति। ठीक।
आगे प्रश्न है कि बुशमैन जनजाति कहाँ में निवास करते हैं। बुशमैन जनजाति जो है वो कहाँ निवास करते हैं। ऑप्शन 1 है कालाहारी मरुस्थल में, ऑप्शन बी है सहारा मरुस्थल में, ऑप्शन सी है गोबी मरुस्थल में और ऑप्शन डी है थार मरुस्थल में। देखिए बुशमैन जनजाति जो है वो कालाहारी रेगिस्तान में निवास करते हैं और बुशमैन जनजातियों का जो मुख्य भोजन है वो है लाल चींटी। लाल चींटी जो होता है जिसको हमारे के यहाँ वो रहता है आम वगैरह के पेड़ों पे, तो लाल चींटी जो है उसको ये पकड़ करके उसको अच्छे तरीके से चटनी